कहानी के पाठकों को सादर रमेश चंद मीना का नमस्कार। आप सुन चुके हैं वसीयत कहानी। आप इससे पूर्व सुन चुके हैं बंकर आदिवासियत। और आज हम वसीयत कहानी का पाठ सुनने जा रहे हैं। वसीयत। गांव से लगभग संपर्क टूट चुका था। घर परिवार से औपचारिक संबंध सूत्र के बतौर छोटा भाई जब तब मोबाइल कर लेता था, जिससे खेती बाड़ी की हल्की फुल्की खबरें मिल जाया करती थी। एक दिन उसका फ़ोन आया, दादाजी की तबीयत बिगड़ गई है। मैं देर रात को ही फोर्टी अस्पताल ले आया हूँ। आईसीयू में भर्ती कर चुका हूँ। आगे क्या करना है, यहाँ आकर देख लो। मैना सिंह ने अपनी खबर देकर मोबाइल काट दिया। तबीयत बिगड़ने की सुनकर बड़े भाई के होश गुम नहीं हुए। लोग क्या कहेंगे, छोटे ने बीमार हालत में अस्पताल पहुंचाया और बड़े को खबर तक नहीं। लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। मैना सिंह से बात होने के बाद भाई जैल सिंह किसी भी तरह से अपने मन को समझा नहीं पा रहे थे। वे न जेलर थे, न ही फौज में रहे। वे छोटे से स्कूल में पढ़ाने का काम करते थे। उन्हें याद है वे दिन जब दादाजी की दहाड़ किसी शेर से कम नहीं हुआ करती थी। उनका अनुशासन कितना बड़ा था। बात बात पर तो पीट दिया करते रहे, जिससे जैल सिंह की तो कई बार हड्डियां टूटते टूटते बची होती है। लगातार होने वाली पिटाई के चलते भले ही जैल सिंह जिद्दी होते चले गए हों, पर एक मुकाम जरूर हासिल कर लिया था। आज जैल सिंह अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे उनकी अतीत में हुई पिटाई भी मुख्य कारक रही है। वे जानते हैं आज वे शिक्षक के नाते न स्कूल में बच्चों को पीट सकते हैं, न ही घर में किसी पर हाथ उठा सकते हैं। शिक्षा नीति बदल चुकी है। बच्चों को प्यार से ही समझाया जा सकता है। पर दादाजी का ज़माना कुछ और ही था। वे स्वयं भी तो अपने गुरुजी से पिटते और ऊपर से घर वालों की भी मार खाते थे। पिताजी के भारी भरकम हाथ की धमक उन्हें सिर पर आज भी महसूस होने पर बुरी तरह से बेचैन कर डालती है। भले ही वे बुढ़ा गए हों, पर उनका डर और कड़ा अनुशासन भी था कि उनकी तबीयत बिगड़ने की सुनते ही स्कूल में लंबी छुट्टी लगा कर वो चल पड़ते हैं। सवारी से भरी हुई बस में किसी तरह से सीट मिल पाती है। सफ़र लंबा था। जैल सिंह सीट पर बैठते ही यादों में खो जाते हैं। उन्हें डर है कि वह उनका सामना कैसे कर सकेगा। वर्षों तक खैर खबर जो नहीं ली, वे तो मिलते ही डांट देंगे। उनकी डांट की बात सुनते ही बस की खिड़की से भर भर हवा आ रही थी, फिर भी पसीने से तरबतर थे। मेहनत, मेहनत और मेहनत, यही शब्द अक्सर उनके मुंह पर रहते। अगर आप काम नहीं करते, काम में मन नहीं लगता, मन से काम नहीं करते, तो वे सब उनके अनुसार बेकाम के हैं। वे स्वयं मेहनत से आज भी जी नहीं चुराते। सारे दायित्वों से मुक्त हो जाने पर उनका आराम का समय था। सभी बच्चे बच्चियों की शादी करने के बाद वे अकेले रह जाते हैं। अकेले उस तरह से नहीं, उनके साथ माताजी, छोटे भाई की बीवी और एक अदद पोता रहता है। पर उनके दोनों बेटे उनसे दूर जो चले जाते हैं। दोनों की अपनी उड़ानें, हसरतें और महत्वाकांक्षाएं रही होती है। दोनों देर सवेर गांव से उड़ान भरकर दूर
मजदूर शहर में पनाह पाते हैं। दादाजी अपने पोते के साथ 75 के होकर भी खेती बाड़ी में मन लगाए हुए हैं। उनके लिए कहने वाले कहते रहते कि अब क्यों इतनी उठा पटक करते हो, उम्र का तो थोड़ा ख्याल रखो। लोग कहते हैं, कहते रहो उनकी बला से। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाथी चलता रहता है, पीछे से कुत्ते भौंकते रहते हैं की तर्ज पर वे आज भी खेती कर रहे हैं, मकान बनाते हैं और ज़मीन बिक रही हो गांव में तो खरीदने भी पहुंच जाते हैं। एक ठेठ किसान के उनमें सारे गुण परिलक्षित होते हैं। वह किसान ही क्या जो अपने पुश्तैनी ज़मीन से दुगनी न कर ले, और उसे तो वे किसान ही नहीं मानते जो अपने बाप दादों की ज़मीन को बेच डालते हैं। ऐसे ज़मीन बेचू गांव में बहुत तेरे हैं, एक ढूंढोगे तो 10 यूँ मिल जाएंगे जिनके कभी 10-5 बीघा ज़मीन रही थी पर आज कुछ भी नहीं बची है। बेच बाच करके शहर चले आते हैं, मजदूरी करके पेट पालने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे भी काम नहीं जो बेचने की कगार पर खड़े हैं। ऐसे भी कम नहीं हैं गांव में जो बेचने की कगार पर खड़े हैं। ज़मीन से उनका मोह इतना रहा कि मैना सिंह के अलग होने की कहने पर पहले तो टाल मटोल करते, लेकिन जब उनकी बिल्कुल बस में नहीं रही तब बंटवारा करने पर मजबूर हुए। फिर भी पूरा हिस्सा देने के बजाय महज 20% देकर बाकी अपने पास ही रख ली और कह दिया, मेरे चले जाने के बाद सारी ज़मीन जायदाद तुम्हारी ही तो होनी है। उसके लाख हाथ पैर मार लेने पर भी वे टस से मस नहीं हुए। जो एक बार कह दिया सो अटल है। मर्द की जुबान बार बार नहीं बदलती सो नहीं बदली। मैना सिंह भी एक दिन गांव छोड़ देता है। वह कुछ दिनों तक अपनी ज़मीन के साथ साथ कुछ जुआरे पर जोत कर काम चलाता रहा, पर वह यह सब अधिक दिन नहीं कर सका और एक दिन शहर की तरफ कूच कर जाता है। बड़ा पहले से ही शहर में था, छोटा भी चल दिया। सो इस तरह वह अकेले गांव में रह जाते हैं। गांव गांव के आसपास उनकी अच्छी खासी इज्जत व पहचान रही है। समय से आगे रहने, दूर की सोचने और नया करने के चलते ही उनकी खास पहचान बनती है। वैसे वे बहुत हद तक आधुनिक किसान कहे जा सकते हैं। जिस समय लोग बैलों से जुताई कर रहे होते हैं तब वे फोर्ड ट्रैक्टर पर बैठकर शान से हगाई जुताई कर रहे होते हैं। हालांकि ट्रैक्टर लाने में उनके आधे कुनबे की ज़मीन भूमि विकास बैंक में बंधक रख गई थी। वे कई बार ट्रैक्टर से जुड़े किस्से ऐसे सुनाते जैसे बहुत बड़े किस्सेबाज हो और लोग बड़े ध्यान से सुनते, लेकिन ये ट्रैक्टर उनके पास 2-3 साल से अधिक नहीं रह सका। कहते हैं औरतों के झगड़े माँ जाए भाइयों में गहरी दरारें पैदा कर देते हैं। बचनी काकी के तेज स्वभाव ने भेड़े की झोंपड़ी को असहाय असमही गिरा दिया। हर रोज़ होने वाली तू तू में से बचने के लिए उन्होंने बछड़े को एक दिन बिठाकर बंटवारा कर दिया। उनका बंटवारा भी कमाल का था। तो विकल्प रखे गए, जो ट्रैक्टर लेगा उसे ट्रैक्टर ही मिलेगा, दूसरे को चक्की और ट्रैक्टर द्वारा डाले गए कोई 20 ट्राली पत्थर भी मिलेंगे। खुलासा करते हुए भी बतलाते हैं कि जो कोई चक्की लेगा वह चक्की से पत्थर तो डालने से रहा, इसलिए उसे बोनस में ट्रैक्टर द्वारा डाले गए ये ट्रॉली भर पत्थर मिलने ही चाहिए। बछड़े ने इसके बावजूद ट्रैक्टर ले लिया और इन्होंने आगामी सालों में जमकर चक्की चलाई।
और 2-2.5 साल के अंतराल में ट्रैक्टरों का छोटा संस्करण आयसर उस जमाने में आया था, सो ले आए। इसकी आवाज़ को लेकर गांव के छोरे अक्सर मजाक किया करते थे, लो ये आ गया टुक 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 टुक। चूंकि आयसर ट्रैक्टर एक सिलेंडर था, सो उसकी आवाज़ कुछ उसी तरह से आती थी जिस तरह से आटा पीसने वाली चक्की का इंजन आवाज़ करता था। इसे खरीद कर लाने में कई तरह से होशियारी बरती गई। सोचा समझा गया कहाँ से कितने में मिलेगा, कितनी किफ़ायत होगी, कितना फ़ायदा। इस तरह के किस्से भी आपकी जुबान से ऐसे जड़ते किसी पंडाल में प्रवचन करता जैसे प्रवचन दे रहा हो, सामने बैठे भक्त लोग गर्दन हिलाते हुए ध्यान से सुन रहे होते। पिताजी अपने पिताजी यानी दास जी की निगाह में तेज तर्रार माने गए, इसलिए कि वे उनके रहते हुए ही पूरी किसानी संभाल लेते हैं। जब देखा कि मामला कुछ बिगड़ रहा है और साथ रहना मुश्किल हुआ जा रहा है, तो विद्रोह करके वे अपने पिताजी से किस तरह से अलग होते हैं। कई कमज़ोर खेत हिस्से में मिलते हैं, मसलन झाड़ झंकाड़ वाले बरेल खेत, जिन्हें ठीक करने में आपने खूब मेहनत की, जिसका परिणाम यह आया कि जो कमज़ोर खेत था वो गांव में सबसे उपजाऊ माना गया। जो बरेल था उसमें धान होने लगा और इसी मेहनत के चलते वे समय से बहुत आगे जाकर हरित क्रांति के वाहक बने। आज तो पूछो ही मत, गांव में उनके घर के आगे भी ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जिसके 5 बीघा जमीन है। और विडम्बना देखो कि इस समय उनके पास न ट्रैक्टर है न किसी तरह की मशीन है। अब वे लगभग सेवानिवृत्त है। उनकी सेवानिवृत्ति के पीछे जैल सिंह की जिद ने भी काम किया है। जब भी गांव जाना होता, जैल सिंह बड़े होने के नाते उन्हें एक सलाह दिया करते थे कि अब उन्हें काम न करने की ताकीद करते। कहते अब इस उम्र में सेवानिवृत्ति का आनंद लिया जाना चाहिए। खेतों को जुआरे पर दे देना, भैंसे को बेच देना और साहूकारी जो करते हो उसे भी बंद कर देने की सलाह देते। वे इन सब बातों को एकांत से सुनकर दूसरे से बाहर कर दिया करते। लगातार कहने का यह असर हुआ कि वे धीरे धीरे खेती से हाथ समेट लेते हैं, साहूकारी कम कर देते हैं, जमीन जुआरी पर देते हैं। मैना सिंह को 18 बीघा के साथ ये कहते हुए बहुत पहले ही अलग कर दिया था कि उसकी बड़ी पत्नी है और बेटे को शेष जमीन दी जाएगी, सो वह चुप हो गया, ये मानकर कि भागते भूत की लंगोटी का जितना छोर हाथ लग जाए बहुत है। बड़े के लिए उन्होंने पहले से ही सोच रखा था। बोले जय सिंह चूंकि सर्विस करते हैं, सो उनकी ज़मीन को फिलहाल वे अपने ही पास रखेंगे। सो उन्होंने मरते दम तक पूरी ज़मीन अपने कब्ज़े में रखी। किसी को कोई एतराज़ हो तो बताएं। किसी ने कुछ खास विरोध नहीं किया। हाँ, मैना सिंह जब तब अवसर देखकर आवाज़ उठाता रहा, जिसकी वे लगातार अनसुनी करते रहे और कहते रहे कि तूने वादा खिलाफ़ी की है, बड़े बेटे की देखभाल नहीं की, वो सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। मैना सिंह थोड़े से संसाधनों के साथ अपनी छोटी यानी नई पत्नी के साथ इसलिए अलग हुए कि जिससे वह अपनी नई दुनिया बसा सके, अपनी जितनी ज़मीन है उसी से गुजर बसर कर सके। चूँकि ये ज़माना ही एकल परिवार का था, वो भी एकल परिवार में रहने के सुख का आदी हो गया था, भले ही वह उनके बंटवारे से कभी संतुष्ट नहीं था। वह जब तब आवाज़ बुलंद करता रहता। उनका उनको दोनों बैठों से गहरा एतराज़ ठहरा। एक सर्विस करने के चलते दूर है,
दूसरा अपनी नई नवेली के साथ अलग रहने चल देता है। बाद में पता चला कि वह भी खेती बाड़ी से तंग आकर पूरी ज़मीन को बत्ते से देकर शहर की तरफ कूच कर देता है। बहाना कि बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और थोड़ा बहुत हाथ पैर मारकर इतना तो कमाई लूँगा जिससे इनकी फीस भरी जा सके। घर में रह गए अकेले दादाजी। नहीं नहीं, अकेले क्यों, बड़ी बहू और माताजी जो साथ रह गई थी। पर माताजी कितनी साथ थी, उनके अपने ज्वलंत सवाल थे जिनके जवाब दादाजी के पास बिल्कुल भी नहीं थे। वे चाहती थीं कि बेटों को उनके हिस्से की रोकी हुई पूरी ज़मीन दे दी जावे, मकान में हिस्सा जो बनता है बंटवारा कर दिया जावे। उन्हीं बातों को लेकर कई बार झड़पें हुई, तू में होती। सोफे अधिकतर अपने पीहर पर रहती, चली जाती या फिर तीर्थ यात्रा पर रहती। जब भी लौटती दादाजी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। सो वे चाहते कि वे घर से दूर ही रहे। मैना सिंह और जैन सिंह जो उनके दो बेटे हैं से अक्सर कहा करते, अपनी माँ को साथ ले जाने के लिए ताकीद करते। माँ दोनों के पास जाती अवश्य, पर एक आध सप्ताह के बाद ही गांव लौटने की जिद करने लगती। भले गांव में तू मैं क्यों न करनी पड़ती हो, तो क्या हुआ, मन तो अपने ही घर गांव जवार में लगा करता है। ये माँ का एक सपना था। गांव में ऊंची आवाज़ में बोलने वाली माँ शहर में आती चुप्पी साध लेती। बहू से जरूर बोलती, पर बेटों से चंद शब्दों से अधिक बातें नहीं हो पाती। बड़े के यहाँ जब भी जाती, शुरू में एक ही बात की रट लगाए रहती, बेटा थारा हिस्सा की ज़मीन घर क्यों न लेवे। वो सारा कुछ बड़ी के लिए करते जो रहा था। थोड़ा सांस लेकर फिर बोलती, बुढ़ापे में उनका दिमाग ठिकाने कौन है। तेरे साथ अन्याय होए छे, ये सब मारे बर्दाश्त बाहर छ। माँ इसी तरह की बातें करती, दिन में कई बार इन बातों को दोहराती। दूसरी बड़ी समस्या थी, बड़ी का बेटा दुष्यंत सिंह, वह हमेशा उसके निशाने पर रहता था। इसी कारण से उसका तकिया कलाम हो जाता है कि अब तुम्हारे दादाजी का ध्यान अपने घर पर बिल्कुल नहीं रहा, न बेटे बेटियों पर न मेरे पर। बस बड़ी के गहने बैंक बैलेंस सब उसका ही घर भरते चले जा रहे हैं। जब कभी बेटियां घर पर आती तो उन पर खर्च करना वे फिजूल मानने लगे हैं। कह बैठते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी था बेटों को दे दिया, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस वाक्य को वे दिन भर में कई बार दोहराते, आने जाने वालों से, रिश्तेदारों से। और दोनों बेटे कभी कभार अगर बैठते तो जैन सिंह जानता था कि बाप ने जो एक बार फैसला कर दिया वो डिगने वाला नहीं है। शो एक दिन माँ से साफ साफ कहा, मेरा काम यहाँ चल रहा है और ठीक से चल रहा है। रही बात ज़मीन की, तो वह कहाँ चल कर जाएगी, यहीं रहेगी। ज़मीन हमेशा यहीं रहती है। लोग चले जाते हैं, हम आते जाते रहते हैं। ज़मीनें कहीं नहीं जाती। कौन से उसके पर लग जाएंगे जो उड़कर चली जाएंगे। माँ को समझाने के लिए वह कह देते, पर सच वही जानते हैं। कई बार अपने दादाजी को इशारे इशारे में बता दिया था कि अब उन्हें अपने पास नाम भर की ज़मीन रखनी चाहिए। इस बात को वह कह तो कई बार चुका था, पर वे यानी दादाजी बहाना बनाकर टाल देते रहे। बल्कि वो पढ़े लिखे थे, धर्म धर्मशास्त्र महाभारत रामायण आदि पढ़ा करते थे। शुद्ध दर्शन की भाषा में बोले, माया मोह और लालच छोड़ने से लेकर अपनी बात बड़े विस्तार से समझाते। एक रात को अंधेरे में दोनों बाप बेटे बातें करते हुए बहुत देर तक बातें करते रहे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे उनकी बातों के साक्षी बन रहे हो। चैन सिंह ने बड़े ही सधे हुए वाक्य चंद बोल में पूरी सांस लेकर कहे, आपकी ज़रूरत हर तरह से कम है,
सादा खाते हैं, सादा पहनते हैं। गलत शौक बिल्कुल नहीं है, नहीं ही दारू बीड़ी पीते हैं। तब भला ज़मीन को अपने पास क्यों कर रख छोड़े हो? आप क्या समझते हो आपके करते जाने से किसी का जीवन कट सकता है? आपके किए धरे से बड़ी बहू ज़िंदगी भर पल जाएगी। कौन आज तक किसके लिए कमा कर जा सका है? आप पीढ़ियों तक कमा धमा कर रख जाएंगे, फिर आपका स्वयं का भी तो जीवन है। ये कोई उम्र है काम करने की, ज़मीनें बढ़ाने जाने की? वैसे भी अब आपको काम करना शोभा नहीं देता। लोग क्या नहीं कहते पीठ पीछे। इतना कुछ कहने के बाद सांस लेने के लिए उन्होंने थोड़ी देर ठहरना पड़ा और अंधेरे में ही उनकी तरफ यूँ देखा जैसे उनके चेहरे पर आ चुके भावों को पढ़ा जा सके। ये काम अंधेरे में मुश्किल लगा। वे बीच में ही बोल पड़े, तू भी वही चाहता है जो छोटा सोचता है? मुझे तुझसे बहुत आशाएं रही कि एक सर्विस में है, उसे कहाँ ज़रूरत है ज़मीन जायदाद की? अगर मैं तुझे भी दे दूँगा तो फिर बिना ज़मीन के मेरा क्या होगा? मेरे पास क्या कुछ भी नहीं बची रहनी चाहिए? मैं ज़मीन के बिना जी नहीं सकूँगा। उनके अंतिम शब्दों में उतर आया गीलापन और डूबते हुए शब्द सुनकर जेल सिंह अंदर से हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं। उन्हें लगा जैसे दादाजी अंदर से टूटने से लगे। वे जो कभी किसी की नहीं सुनते, बेटे को जिन्होंने डरा धमका कर रखा होता है, आज जेल सिंह को पहली बार लगा कि दादाजी अंदर से बेहद कमज़ोर और लिजे हो आए हैं। सो उसी समय भीष्म प्रतिज्ञा के अंदाज में बोल पड़े, मैं आज के बाद फिर कभी ये बात नहीं कहूँगा। ज़मीन आप रखो, घर आप रखो, मैं अब पुनः नहीं कहूँगा। यह कहकर जेल सिंह ने यह घटना किसी से नहीं कही। सो दोनों के बीच हुई बात उन्हीं तक सीमित होकर रह गई। आज माँ भी सुनकर शायद समझ गई। सो अब बेटे से वह सब नहीं कहती, लेकिन जमीन की बातें बंद हो जाने से अब उसके पास बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं बचा रह सका। सो वह सो वह जल्दी ही बोर हो जाती और सप्ताह भर शहर में रहकर गांव जाने की कहने लगती। गांव में जब कभी हाल चाल पूछते तो सब ठीक कह देती। हालांकि बुढ़ापे की काया में रोग शोक तो लगे ही रहते हैं, पर वह दवाई लेने से भरसक बचा करती है। एक बार पैर में दर्द था, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहा और अपने पैर पतले कपड़े से बांध कर बैठी रही। पूछने पर इतना बर कहा, अरे ये तो काई भी कोनी, थोड़ो सो दर्द छे और थोड़ी सी देर मायने दूर हो जावे। दर्द सहने की क्षमता दोनों में, दादाजी में माताजी में खूब रही और उनके पिताजी भी देसी जड़ी बूटियों से इलाज कर लेते रहे। उन्हें कभी लंबी दवाई लेनी नहीं पड़ी। अस्पताल जाने से भरसक बचते हैं। डॉक्टर के चौंचलों की गाहे बगाए मजाक उड़ाते रहते। गाड़ी में ब्रेक लगने से जेल सिंह स्मृति से बाहर आते हैं। मन में चल रहे तूफान से एक झटके से बाहर आया तो देखा बस शहर में प्रवेश कर चुकी है। सूरज आसमान में माथे पर आ चुका होता है, जिसे देखने से आंखें चौंधिया गई। वो चिमचिमी मिचमिची आंखों से ऑटो वाले को आवाज़ देकर बुलाते हैं। आईसीयू में दादाजी को देखा। आईसीयू में कुर्ता पजामा में लेटे पिताजी को अस्पताली वेशभूषा में देखा तो पहचानना मुश्किल हो गया। पास जाने पर चेहरा एक तरफ झुका हुआ लगा। देखते ही हल्के से मुस्कुराए, पर किसी तरह से बोल नहीं फूट सके। मैना सिंह धीरे से बोला, पैरालिसिस का अटैक है। डॉक्टरों ने बोलने से बिल्कुल मना किया है। मैना सिंह ठहर कर आगे बोला, कोई महीनों भर दवाइयाँ चलेगी। आपको इतनी लंबी छुट्टी मिलने से रही, सो 2-5 दिन रहकर घर की व्यवस्था कराओ। अब इनको देखना तो अपनों को ही है। इलाज लंबा चलेगा, पैसा का भी इंतजाम करके रखना होगा। बाकी देखभाल मैं कर लूँगा। बचे शब्द मैना सिंह नहीं कह सका
केवल दादाजी के हाथ का लिखा पुर्जा झैल सिंह की तरफ बढ़ा दिया। मैंने एक वसीयत लिखी है जिसे वकील के द्वारा बाद में विस्तार से सुन सकते हो। उसका सार इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे कोई बाद में बुरा भला न कहे। ये एक तरह से दादाजी का पहले से लिखा हुआ एक ऐसा पत्र, एक ऐसी चिट्ठी जो वो अक्सर पढ़ते हुए, जब वो दूर दराज में रहते हुए, गांव छोड़कर कस्बे में रहते थे, तो अक्सर दादाजी को चिट्ठी पत्री लिखा करते थे। उसी अंदाज में शायद उनका ये लिखा हुआ अंतिम पत्र था। वो लिख रहे हैं, काली कमली वाले के भंडारे के लिए कुछ लाख रखे हैं। जैल सिंह सोचते हैं ये काली कमली क्या है। थोड़ी देर ठहरा, पर अधिक सोचने के बजाय आगे पढ़ने लगे कि बाद में छोटे से पूछ लेंगे। सो आगे आगे पढ़ते हैं। तो रोड वाला घर आइंदा से कबीर पंथियों के लिए मठ कह लें या धर्मशाला मान लें कर दिया गया है। उनके खर्चे के लिए 10 बीघा ज़मीन अलग से रख छोड़ी है ताकि उन पर होने वाले खर्चे को बाद वालों पर किसी तरह का भार न पड़े। सारा कागज़ पढ़कर सामने खड़े मैना सिंह की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर तेजी से भाव बदल रहे थे, पर वह शांत चित्त गमगीन रहने का प्रयास कर रहा था। जेल सिंह ने पिताजी की डबडबाई आंखें देखी तो वह स्वयं के आंसू रोक नहीं सका। यह कहानी वसीयत आप सुन रहे हैं। इससे पहले भी आपने 2 कहानियों का पाठ सुना था, आदिवासियत और ये वसीयत। और इसी बीच बंकर कहानी जो चाकू पोस्ट पर एक मित्र ने फौजी जीवन की कहानी घूमते घामते सुनाई थी, और सुनकर के मुझे कुछ इस तरह की लगी। सो मैंने आप सबको वो मेरे मित्र की कहानी चाकू पोस्ट पर, जिसे वो बंकर में गुजारते हैं, सुनी। आदिवासियत अब तक कोई 450 पाठक सुन चुके हैं। बंकर भी 100 के पार है। और ये सामान्य किसान जीवन, ग्रामीण जीवन और गांव में रहने वाले ऐसे किसान जो इस हसरत में अब बच्चों को पढ़ाते हैं और अंततः अकेले रह जाते हैं, ऐसे माँ बाप की कहानी है दर्द भरी अकेलेपन की, जो हर उस बूढ़े व्यक्ति की कहानी है। किसान आज दिल्ली कूच कर रहा है, सरकार सुन नहीं रही है। अगर जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है वो किस तरह से गुजारा करता है, ये मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ, आँखों से देख रहा हूँ। किसान का जीवन कितना विकट है। देश की जनसंख्या का कोई 60-65% इसी पर गुजारा करता है, मुफलिसी में जीता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि गरीबी की रेखा, और गरीबी अब दूर हो चुकी है, कोई 5% भारत में गरीब है। मैं पूछना चाहता हूँ कि गांव की तरफ जाइए और जिसकी 10 बीघा ज़मीन है वो गरीबी लाइन से नीचे ही है। इस अंदाज में वो जो 60% है, कोई 45%, 60 का 45 नहीं, 85% गरीबी लाइन से नीचे होगा। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी बताइए।